हम दोबारा टॉपिक पे वापस आते हैं और टॉपिक है हमारा अभी सबसे पहला जो हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, जो लास्ट टाइम पे हमने देखा था, बुक मार्क। बुक मार्क क्या है? जिस तरह मैंने आपको एसआरएस की एक एग्जांपल दी थी कि आपने ऊपर टेबल था एसआरएस का, किसी पे भी क्लिक करते थे नीचे वो उसी लोकेशन पे पहुंच जाता था, जो कि उसके पीछे रेफरेंस लिंक होता था। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, हम ऊपर एक मेन्यू क्रिएट करते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे आते हैं, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, लेट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करें, तो कोई भी ब्राउज़र में यहाँ पे पहले तो मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट स्लैश और FYP। ऊपर टॉप पे हम एक मेन्यू बनाते हैं और मेन्यू पे क्लिक करने से आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी यहाँ से हम ये ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन होती है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो बुक मार्क क्या होता है, आप ऊपर एक मेन्यू बना देते हैं, जब उस पर क्लिक करते हैं नीचे वो उसी लोकेशन पे चला जाता है। तो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपने एक रेफरेंस लिंक लेना। अच्छा, ये एंकर टैग हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक के लिए। तो इससे क्या होता है कि हमने अगर किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जाना है या किसी एड्रेस, किसी यानी कि किसी पेज पे जाना है या किसी वेबसाइट पे जाना है, तो हम उसके लिए एंकर टैग लेते हैं। एंकर टैग, स्टार्ट एंगल और एक टैग, तो ये एंकर टैग हमारे पास आ गया। एचरेफ में हमने यहाँ पे अब एचरेफ में हमने हैश के साथ वो चीज़ देनी है जिस लोकेशन पे हमने जाना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि हमने जाना कहाँ पे है। एग्जाम्पल पहले देखेंगे। ये वेबसाइट ओपन हो गई है। अब चेक करें, मैंने जाना है एजेंडा पे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें, अभी वेबसाइट लोड हो रही है। तो ये चेक करें, मुझे इसी वेबसाइट के ऊपर ये प्रोग्राम एजेंडा पे लेके आया। ये इसी पेज पे है, ये नहीं कि कोई दूसरा पेज है, इसी पेज पे है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ वो सीधा मुझे नीचे ले जाता है, इस लोकेशन पे मुझे ले जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो बुक मार्क हम इसी तरह से क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे FYP ओपन किया है, index.html हम ओपन कर लेते हैं और ये क्लीन कर लेते हैं सारे, या फिर test.html ही हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, test.html। सबसे पहले तो हम लोकेशन देखते हैं, और लोकेशन फर्ज करके हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स ही आप ले लें। पैराग्राफ हम लेंगे P से, और ये मैंने P से एक पैराग्राफ ले लिया ऐसे। अब इसके अंदर हम कुछ भी राइट कर लेते हैं और हम जो कंटेंट है वो कहीं से भी उठा लेते हैं। जैसे कि मैं ये वाला कंटेंट यहाँ से उठा लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर, क्योंकि हमने जस्ट पेज फिल करना है। तो अगर पेज फिल नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आएगी कि हम वो लोकेशन पे जा रहे हैं या नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूँ, लाइन ब्रेक करता हूँ, और अब इसी को कॉपी करते हैं और 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट, काफ़ी है। अब हम जाते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे जाके जब हम रीलोड करेंगे तो चेक करें, ये समझ लें कि हमने एक पेज भरना था जस्ट, सिर्फ मकसद क्या था, पेज भरना है, सो दैट हमें पता चले कि अगर कोई लोकेशन नीचे है तो जब हम अगर हम उस पर जाना चाहते हैं तो हम किस तरह से जाएंगे। तो अब ये लोकेशन फर्ज करने सबसे नीचे है, या फिर यहाँ पे आप कंसाइडर कर लें। अब यहाँ पे आप कोई हेडिंग दे दें, या फिर आप पी के अंदर ही दे सकते हैं, जो पैराग्राफ का आपने टैग लिया है आप इसके अंदर ही आईडी दे सकते हैं, और अगर नहीं तो आप जो है ऊपर हेडिंग 1 ले लें। इट्स अप टू यू। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे लें। ये पैराग्राफ किसके बारे में फर्ज करने के, 7th फार्मा पैकेजिंग एंड लेबलिंग इनोवेशन फार्म, हम इसको जो है ना वो H1 में दे देते हैं। अब आपने इस लोकेशन पे आना है, सबसे पहले इसको रीलोड करते हैं। आपने इस लोकेशन पे आना है। आप ऊपर फर्ज करने के आपने यहाँ पे बनाना है, एक टैब बनाना है, एंकर टैग आपने लेना है हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो सीधा इस लोकेशन पे आना चाहिए। तो इसके सिंपल से 2 स्टेप्स हैं, ये मैंने लास्ट टाइम पे भी आपको बताया था। सबसे पहले हम एंकर टैग लेते हैं और एंकर टैग में हम कुछ भी राइट कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फार्मा पैकेजिंग जस्ट राइट कर देता हूँ, फार्मा पैकेजिंग। अब मैंने एच में हैश के साथ इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको वाजे नजर आए। अच्छा, अब एच में यहाँ पे मैं हैश के साथ कुछ भी राइट करता हूँ, अगर मैं फार्मा राइट करता हूँ तो हमने जिस लोकेशन पे जाना है, जहाँ पे भी जाना, फर्ज करें आपने यहाँ H1 पे भेजना है या आपने इस लोकेशन पे आके ठहरना है, जिस भी आपने लोकेशन पे ठहरना है वहाँ आप एक एट्रीब्यूट देंगे आईडी का इक्वल टू, और वही सेम जो है आईडी के एट्रीब्यूट में आप यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे, उसकी प्रॉपर्टी दे देंगे। तो अब यहाँ पे आके अगर आप रीलोड करते हैं और टॉप पे जाएंगे, अगर आप फार्मा पैकेजिंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमें सीधा यहाँ पे ले आता है। हमारा न्यू टॉपिक आज है जैसे कि
सिलेक्ट, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट देते हैं। अच्छा, सिलेक्ट हम किस लिए यूज करते हैं? सिलेक्ट का टैग हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और हमने उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का टैग यूज करते हैं, चेक करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे जेंडर दे लेते हैं, सिलेक्ट जेंडर। तो अब हम अगर यहाँ पे जाते हैं, सॉरी, सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर। तो अब हम यहाँ पे रिलोड करते हैं तो चेक करें, ये सिलेक्ट जेंडर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो सिलेक्ट एक टैग है। सिलेक्ट टैग से हम क्या करते हैं? सिलेक्ट टैग से हम एक मीन के, ये जिस तरह से आपके पास एक ये सिलेक्शन वाला जो है ना, वो आपके पास इनपुट आ गया। अब आप इसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी इनपुट चली जाएगी। जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी इनपुट चली जाएगी। सिलेक्ट का टैग है, इसके अंदर आपने जितने भी ऑप्शन बनाने हैं तो उसके लिए ऑप्शन का टैग, फर्स्ट ऑप्शन बनाना था फर्स्ट ऑप्शन का टैग ले लिया, सेकंड ऑप्शन बनाना है तो इसके लिए सेकंड ऑप्शन का आपको टैग लेना पड़ेगा। और जैसे कि मेल, थर्ड ऑप्शन आपने बनानी है तो इसके लिए एक और ऑप्शन का टैग बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे फीमेल, अब फोर्थ भी अगर आपने बनानी है तो आप यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे अदर। अब यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ तो चेक करें, मैं जैसे ही सेलेक्ट जेंडर पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें मेरे पास एक सिलेक्शन इनपुट मीन आ गया कि मैं यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके वो इनपुट सबमिट कर सकता हूँ। तो सिलेक्ट का जो टैग है वो किस लिए यूज करते हैं हम? एक कोई भी मीन के मल्टीपल ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए। तो इसमें और भी एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक नेम, कि इसका नेम क्या होगा। उसके बाद इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू वही होगी ऑप्शन में, ये होगा कि ऑप्शन में हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू हम यहाँ से जो सबमिट करना है, तो फर्ज करें कि सिलेक्ट जेंडर, तो हम इसकी कोई वैल्यू सबमिट नहीं करना चाहते, इसको एम्प्टी रहने देंगे। इसकी अगर हम कोई वैल्यू सबमिट, और ये वैल्यू आपको तब सही से समझ आएगा जब हम PHP यूज करेंगे, तो वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और इसी तरह क्लास वगैरह एट्रीब्यूट यूज होता है, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज होता है। ये जब हम फार्म पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएंगी कि, हाँ, मेरे ख्याल ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनपुट अगर आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे एक टैग है इनपुट का, तो यहाँ पे टाइप अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो उसमें नेम एक एट्रीब्यूट है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने इसमें नेम लेना है तो आप नेम, या अगर आपने एड्रेस लेना है तो आप इसमें एड्रेस कह सकते हैं। उसके बाद आप टाइटल दे सकते हैं। तो टाइटल में इनके ऊपर होवर करने पे क्या आपको नज़र आना चाहिए, तो आप एंटर एड्रेस, तो ये होवर करने पे आएगा। जैसे मीन इसके ऊपर आप होवर करेंगे तो एंटर एड्रेस। उसके बाद आपके पास प्लेस होल्डर होता है, प्लेस होल्डर के जब ये एम्प्टी होगा तो आपको कुछ ना कुछ, जैसे कि मैं ABC यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे राइट कर रहा हूँ, तो जब इसमें कुछ नहीं राइट होगा तो आप यहाँ पे कुछ भी राइट की एंटर योर एड्रेस या कुछ भी। तो उसके बाद वैल्यू आप दे सकते हैं, वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है कि इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं कि जैसे लाहौर। तो इससे क्या है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके पास वो चीज़ खुद बहुत, जैसे कि लाहौर जो पहले से लिखा आ गया, या आपने वैल्यू के थ्रू यहाँ से एंटर किया, एवरी टाइम जब आप रीलोड करेंगे लाहौर खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये मुख्तलफ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये जब हम फार्म पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये ऑलमोस्ट इनपुट के टैग्स जितने भी होते हैं, तकरीबन ये समझ लें कि सब में ही यूज़ होती हैं, कहीं पे यूज़ नहीं हो रही होगी, कहीं पे यूज़ हो रही होगी। और जितने भी टैग्स हम यूज़ करते हैं HTML में, तो मोस्टली जो है ना ये एट्रीब्यूट, जब हम, अब बस यही समझ लें कि जब हम फार्म पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एक और इनपुट के लिए जो कि हम काफ़ी दिनों से मिस कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किस लिए यूज होता है कि अगर आप थोड़ा सा बड़ा मीन के इनपुट, जैसे कि होता है एक पैराग्राफ मीन के आपने कोई किसी प्रोडक्ट की डिटेल लेनी है इनपुट, या कोई पैराग्राफ वगैरह, तो उसके लिए आप जो है ना टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया से क्या होता है, आपको ज़्यादा स्पेस दे, आप इसकी हाइट और विड्थ ये खुद भी यहाँ पे जो है ना वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसकी आपने हाइट कितनी रखनी है, इसकी आपने विड्थ कितनी रखनी है, जिस तरह से हमने उसमें किया था, इमेज में किया था। तो इसके यहाँ पे अगर हमने इसकी कोई वैल्यू देना होती है ना, तो इसमें हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं, जो भी हम यहाँ पे राइट करते हैं, एंटर योर डिटेल। तो क्या होता है
कि जो भी आप इसके दरमियान में लिखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। तो टेक्स्ट एरिया इसको हम छोटा बड़ा, इसकी हाइट विड्थ जो है ना वो छोटी बड़ी, इसकी कितनी लाइंस के लिए आप जो है ना वो इसकी हाइट करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम जब फॉर्म पे काम करेंगे तो साथ साथ ये सारी चीज़ें देखेंगे। मोस्टली हमें इसकी हाइट और विड्थ जो है ना वो हमें खुद राइट करना नहीं पड़ती। हम जब CSS से सारा काम करते हैं ना तो वो खुद ब खुद जो है ना वो हमारे फॉर्म के मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद टेक्स्ट एरिया है, ऑप्शन सिलेक्शन सेलेक्ट का हो गया है। और अच्छा, दोबारा से हम आते हैं HTML पे। अच्छा, HTML का मैंने आपको बताया था जैसे HTML, और मैं जैसे ही HTML पे क्लिक करता हूँ तो HTML के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे कि HTML के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक आपका हेड होगा, दूसरी आपकी बॉडी होगी। हेड में मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी थी कि 3 चीज़ें कौन-कौन सी होंगी। एक आपका मेटा होगा, टाइटल होगा, और तीसरा लिंक्स हो सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट फाइल्स के हो सकते हैं, CSS फाइल्स के हो सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी कर लें, माई प्रोजेक्ट। अच्छा, बॉडी के हवाले से आज हम इसके मीन के वो मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिर यही वेबसाइट ले लेते हैं। अब ये वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो ऊपर से नीचे तक आपको ऐसा लगेगा कि शायद एक सिंगल पेज है, शायद एक सिंगल पेज है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता, कि समटाइम ऐसा होता है कि इतना पेज हमने लहदा बनाया होता है और ऊपर वाला, और बाद में हम वो PHP के थ्रू जो है वो उसको इकट्ठा कर देते हैं। वो हम जब PHP पे आएंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर ये HTML में होगा तो वो फिर ये सिंगल पेज ही होगा, लेकिन सिंगल पेज में ये मुख्तलिफ पार्ट होंगे। अब जैसे कि सबसे ऊपर देखें ये क्या है, ये इसका है हेडर, और हेडर के अंदर क्या है, ये है इसका नेविगेशन बार। नेविगेशन बार में क्या होता है, मेन्यू। तो ये मेन्यू होता है, या उसका जो भी ब्रांड होता है, या मीन के जिस भी कंपनी की वेबसाइट है उसका यहाँ पे लोगो होगा। तो ये सारी चीज़ें हेडर के अंदर आती है। हेडर से नीचे अगर हम आए तो फिर इसके ये मुख्तलिफ सेक्शन है। ये इसका पहला सेक्शन है, और ये इसका जो सबसे टॉप वाला सेक्शन होता है हम उसको हीरो सेक्शन कहते हैं। तो अच्छा, ये इसका दूसरा सेक्शन है यहाँ तक ख़त्म, फिर ये इसका यहाँ तक तीसरा सेक्शन है, फिर ये इसका चौथा सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पांचवा सेक्शन। तो ये एक वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ सेक्शन है। और अगर हम लास्ट पे जाएं तो ये जो चीज़ है, ये चेक करें, ये जो चीज़ है इसको हम कहेंगे फुटर। फुटर फुटर और हेडर हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, मेनली फुटर और हेडर का मकसद होता है कि जो आपके ऑलमोस्ट हर पेज पे जो है ना वो रिपीट हो रहा होता है। तो जैसे कि मैं अगर मैं गैलरी में जाता हूँ तो हम चेक करेंगे कि ऊपर से हेडर भी यही सेम रहेगा और नीचे से फुटर भी यही सेम रहेगा। तो ये जिस भी आप पेज पे चले जाएंगे हेडर और फुटर आपका यही रहेगा। तो हमने मुख्तलिफ जो है ना इसको डिवाइड करना होता है। और फुटर में हम मोस्टली जो है ना अगर बहुत कम भी हम कोई चीज़ रखें तो ये चीज़ हम ज़रूर रख लेते हैं, कॉपीराइट ब्रेनिक्स या कोई कुछ भी अगर आप राइट करना चाहें। ज़रूरी नहीं है कि मीन के आप जो है वो एक लंबा चौड़ा फुटर बनाए तो फिर ही है, हो सकता है फुटर के अंदर कुछ भी ना हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलें जी, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बॉडी के मुख्तलिफ सेक्शंस, मुख्तलिफ हिस्से कह लें। सबसे पहले हेडर, सबसे पहले हेडर। अच्छा, हेडर किस लिए यूज़ करते हैं, हेडर मैंने आपको जैसे मैंने पहले बता दिया कि हेडर सबसे टॉप पे जो होता है वेबसाइट का, जैसे कि वेबसाइट का यहाँ पे ये मेन्यू बार है, नेविगेशन बार है। अच्छा, ये सबसे टॉप पे जो नेविगेशन बार है, मेन्यू बार, तो ये मीन कि इसके हेडर के अंदर है। हेडर के अंदर अब देखा जाए तो जस्ट यही चीज़ हेडर के अंदर नहीं पड़ी होगी। हेडर के अंदर हो सकता है कि आपका जो है वो ये हेड भी जो है वो हेडर फाइल के अंदर पड़ा हो। तो ये जब हम PHP पे काम स्टार्ट करेंगे तब ये आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। हेडर की हम अलहदा से फाइल भी क्रिएट करते हैं, बट जब तक हम वो PHP स्टार्ट नहीं करेंगे अलहदा से फाइल क्रिएट करने का कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि अलहदा से अगर हम फाइल क्रिएट करते भी हैं तो ये एक फाइल दूसरी फाइल में इंक्लूड नहीं हो सकती। HTML वाली, PHP वाली फाइल एक फाइल दूसरी फाइल में इंक्लूड हो जाती है, बट HTML में नहीं होता। तो अभी के लिए अब जैसे जैसे हम लेके जैसे कि यहाँ पे बॉडी, बॉडी के टैग के अंदर पहला हिस्सा हेडर हो गया जो कि आपको ये सब पे टॉप पे। दूसरा हिस्सा आप मेन समझ लें, MEIN, मेन।
तो मेन आप समझ ले कि यहाँ से लेके तो कहाँ तक, यहाँ तक आप समझ ले कि ये हिस्सा जो है ये मेन है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है, फुटर। और ये तीन हिस्से होगी। अब मेन के अंदर जैसे सेक्शन, ये पहला सेक्शन। तो ये इन टैग्स के बताने का मकसद है, ये इनका कोई बकायदा आप ये टैग यूज करें तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएंगे कि इन टैग्स के मतलब, ये चेक करें हमने तो ये एम्प्टी रखा हुआ है ना, तो अब चेक करें बिल्कुल आपको एम्प्टी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी ना आपको इसकी कोई फंक्शनैलिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए जो है वो इसको अलग अलग करना होता है। हम जो ये वाली वेबसाइट है इसको भी मैंने के बगैर मेंशन किए हुए कि ये ऊपर वाली चीज़ हेडर है और नीचे वाली चीज़ मेन है, फिर मेन के अंदर हम मुख्तलिफ सेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम कोडिंग करेंगे उसका एक अलग से सेक्शन बना दिया। तो मतलब अब यहाँ से स्क्रीन को डिवाइड डिवाइड करना हमारा मकसद नहीं होता, हमारा मकसद है अपनी ईज के लिए। अब फर्ज करें कि मैंने कोई भी एडिटिंग करनी है, तो मुझे इस हिस्से में एडिटिंग करने की ज़रूरत है। मैं क्या करूँगा कि मुझे इस सेक्शन में जाने की ज़रूरत है, और वहां से मैं ढूंढ लूंगा कि मैंने एडिटिंग क्या करनी है, वो मैं एडिटिंग कर लूंगा। और फिर मुझे पता होगा कि इस सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस हम अपनी ईज के लिए मीन कि ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अपनी ईज के लिए हमने हेडर क्रिएट किया, अपनी ईज के लिए नीचे मेन, और अपनी ईज के लिए ही नीचे फुटर। तो ये हेडर फाइल हम अलहदा से फाइल क्रिएट करते हैं। ये समझ लें कि जब हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे, हेडर और फुटर ये हमारा पेंडिंग में टास्क है, जो कि हमने बाद में डिस्कस करना है। तो हुआ हम किस तरह से क्रिएट, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उनके छोटे छोटे पेज होते हैं, इतना कोई लंबे चौड़े, ये तो बहुत लंबा पेज है ना, तो छोटे छोटे पेज होते हैं, इतना कोई लंबे चौड़े नहीं। तो हम उनमें सेक्शन वगैरह, जो मेन का टैग, ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक प्रोफेशनल वेबसाइट में आप इसी तरह से काम करेंगे कि आपने कोई भी सेक्शन, जिस तरह ये स्पीकर पैनल है इसका सेक्शन लेदा। अच्छा, होपफुली आपको ये हेडर, मेन, सेक्शन। अच्छा, अब हम जब तक इसके अंदर काम नहीं ना करेंगे तो आपको ये प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को समझ नहीं आएगी। तो अभी हम क्या काम क्यों नहीं कर रहे, फर्ज करें कि मैंने एक मेन्यू बनाना है, तो जब तक आपको थोड़ा सा सीएसएस का नहीं पता होगा तो आप ये नहीं। अच्छा, हेडर के अंदर हम जो मेन्यू बार बनाते हैं ना उसके लिए हम नैव का टैग लेते हैं, NAV, नैव का टैग। नैव के टैग के अंदर जैसे कि एक मैं यहाँ पे टैग ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं हैश कर देता हूँ, और यहाँ पे होम, और मल्टीपल जहाँ पे मैं टैग्स ले लेता हूँ जैसे कि, तो यहाँ पे होम है, और टेक्ट अस कह लें, यहाँ पे हेल्प कह लें, और रजिस्टर कह लें, और चलें ठीक है, ऐसे एग्जांपल के तौर पर हम रीलोड करते हैं, चेक करें। तो ये आपके पास समझ लें कि एक ऊपर जो है ये हेडर के अंदर क्या है, एक मेन्यू बन गया। अब इस मेन्यू को आपने क्या, होम के नीचे जो आपको ये लाइन नजर आ रही है आपने खत्म करनी है। खत्म करनी है, कैसे खत्म होगी, सीएसएस से। क्या इनके दरमियान में आपने स्पेस बढ़ाना है, जी बढ़ाना है, कैसे जो है ये स्पेस जो है बढ़ेगा, सीएसएस से। आपने इसका साइज बढ़ाना है, वो भी सीएसएस से। आपने इसका कलर चेंज करना है, सीएसएस से। आप चाहते हैं आप इसके ऊपर होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए, सीएसएस से। तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, वो भी सीएसएस है। तो मेन के हम जो हमारी अब बाकी वाली चीजें हैं ना, जो प्रैक्टिस साथ साथ अब हम सीएसएस पे भी आएंगे। कल से हम जो है ना वो सीएसएस स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा सीखेंगे सीएसएस के बारे में। उसके बाद एचटीएमएल और सीएसएस, इन दोनों की ना मैं आपको एक्सरसाइज दिया करूंगा कि ये वाला पेज मुझे बना के दिखाएं ये, क्योंकि इन दोनों को जब हम यूज करेंगे तो फिर जो है ना हम कोई अच्छा सा कोई पेज बना सकते हैं। ऐसे अगर मैं आपको अकेला एचटीएमएल यूज करके कुछ कह दूंगा कि आप बनाए, तो वो समझ लें कि आपका भी टाइम ज़ाया होगा, और दूसरा आपको एक सही तरह से समझ भी नहीं आएगी कि कोई अच्छा नहीं लग रहा पेज। तो नेविगेशन बार, अब एचटीएमएल में आपका जो है ना वो इतना ही मेन्यू बार है जिस तरह आपको ये दिख रहा है। अब चेक करिए, ये आपको जो मेन्यू बार दिख रहा है, तो HTML में आपका यही है। बाकी जो आपने इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है जिस तरह की ये है, वो आप सारी की सारी इसके ऊपर CSS यूज करेंगे। इसी तरह मेन के अंदर आपने सेक्शन है कोई भी, तो सेक्शन में आपने यहाँ पे कोई इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे राइट साइड पे टेक्स्ट है। अब इसके दरमियान में ये किस तरह से हाफ एक साइड पे हाफ एक साइड पे रखा हुआ है, और मेन ये सारी चीज़ें सारी CSS से। तो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS, और होपफुली हमारा जो माइंड है
कि इसी वीक के एंड तक जो है वो हम CSS और HTML पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके, तो उसके बाद हम जो है ना वो बूटस्ट्रैप पे चलें। बूटस्ट्रैप के बाद फिर हमने जाना है PHP पे। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं और यहाँ पे हम आते हैं HTML और टाइटल में कुछ भी राइट कर देते हैं। अच्छा, मकसद यहाँ पे डिस्कस करने का है, हमने जो डिस्कस करना है वो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक लेवल मीन के आप कुछ भी राइट करेंगे, कुछ भी एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो अगर कोई दूसरा एलिमेंट लेते हैं तो वो उससे नीचे आएगा। और इन लाइन एलिमेंट ये है कि अगर मैं कोई एलिमेंट उसके बाद लूंगा तो वो उसी लाइन में आ जाएगा। देखते हैं इन सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इन लाइन कौन कौन सा है। जैसे कि इनपुट टैग है, ये इन लाइन एलिमेंट है। अगर मैं एक इनपुट का टैग यहाँ पे ले रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैंने अगर 2-3 दफा इसे पेस्ट किया है तो ये चेक करें, ये पहला दूसरा उसी लाइन में आ गया, तीसरा भी उसी लाइन में आ गया, चौथा भी उसी लाइन में आ गया। अब मैं यहाँ पे इससे नीचे ना मैं H1 का टैग लेता हूँ, यहाँ पे H1 का टैग लिया और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हेलो। अब मैं चेक करता हूँ तो हेलो इससे नीचे आया। अब मैं दोबारा से H1 का टैग लेता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इफ्तिखार अली। अब चेक करते हैं, इफ्तिखार उससे, इफ्तिखार अली उससे नीचे राइट हुआ है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है कि वो एलिमेंट उससे नीचे स्टार्ट होगा। अगर पहले कोई एलिमेंट यूज हो रहा है तो नेक्स्ट एलिमेंट उससे नीचे स्टार्ट होगा। बट जो इन लाइन एलिमेंट होंगे वो एक ही लाइन में आते जाएंगे जब तक वो लाइन खत्म नहीं होगी। यहाँ लाइन खत्म होगी फिर यहाँ से स्टार्ट होंगे, फिर यहाँ पे लाइन खत्म होगी फिर उससे नीचे। तो जब तक लाइन खत्म नहीं होती लाइन ब्रेक नहीं होती, हमें खुद लाइन ब्रेक करना पड़ती है BR के टैग से। जबकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इनपुट जो है ये इन लाइन एलिमेंट है, जबकि H1 क्या है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इन चीज़ों का हम जब यूज़ करते हैं CSS में तो तब आपको, क्योंकि हम कल से जो है वो CSS स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब हम div जिस तरह के एक टैग है, तो div का भी इंशाल्लाह आपको कल ही बताऊंगा। तो ब्लॉक लेवल, चले मैं आपको ऐसे बताता हूँ ब्लॉक लेवल अभी तक हमने कौन कौन से यूज़ किए हैं। अभी तक हमने जिस तरह फुटर का भी मैंने आपको बताया, फुटर एक ब्लॉक लेवल है। फुटर हम फुटर, ये फुटर का टैग है, फुटर एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। फॉर्म का एक टैग होता है, फॉर्म अभी हमने बाद में पढ़ना है। H1 है, H1 to H6 होता है। फिर हेडर का टैग अभी हमने पढ़ा है। और HR का, या फिर आपने वो जो लिस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें LI ऑर्डर लिस्ट के ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट जो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करते हैं लिस्ट आइटम के लिए LI, या फिर ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं, या फिर अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। टेबल हम यूज़ करते हैं टेबल भी हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मैं आपको इसकी ना वो भेज दूंगा कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन कौन से हैं। और इनलाइन कौन से हैं, इनलाइन है हमारा एंकर टैग है जो हम काफ़ी यूज़ करते हैं। BR भी इनलाइन में ही आता है, बोल्ड भी इनलाइन में आएगा। बी यानी कि जो हम बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं ये भी इनलाइन में आता है। फिर अटैलिक हो गया, एम्फसाइज हो गया, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्मॉल हो गया, या बिग हो गया, या फिर लेबल हो गया। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे आपके इनलाइन एलिमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आई होप हम जब यूज़ करेंगे इन सबको फिर आपको ये समझ आ जाएंगे। किसी का कोई सवाल यहाँ तक?